Hello friends, I'm Dr. Rashmi. Welcome you to my YouTube channel VR Studies with Target. आज हम बात करेंगे बुलियन अलजेब्रा की। ऑलरेडी हमारी जो सीरीज़ ऑफ वीडियो है उसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं, तो हमारे फर्स्ट यूनिट के अब कुछ ही टॉपिक रह गए हैं जो हम आगे आने वाली वीडियो में एक दो वीडियोज़ में कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद हम फर्स्ट यूनिट के ही कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे, साथ साथ कि उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बुलियन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा बेसिकली इसको डेवलप किया गया था इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज बुली ने, और इन्होंने डेवलप किया था 1815 से लेकर 1864 में। बेसिकली ये हम इसके अंदर हम बात करते हैं मतलब बेसिकली हम अलजेब्रा की ही बात करें, बट अलजेब्रा ऑफ लॉजिक, या हम कह सकते हैं टू थिंग्स की बात करते हैं, टू वैल्यूज़ की बात करते हैं, दैट इज़ योर ट्रू एंड फॉल्स। द टर्म लॉजिक मीन्स यहाँ पर जो होती है वो बाइनरी डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं, बाइनरी डिसीजंस की बात करते हैं, दैट इज़ ट्रू और फॉल्स, या हम जिसे ट्रू और येस कहते हैं, या फिर फॉल्स एंड नो। ठीक है। नेक्स्ट, बुलियन अलजेब्रा इज़ यूज टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन। सारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स में वी आर यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। ये बात हमें अच्छे से पता है कि जो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं दैट वर्क ऑन द मशीन लैंग्वेज, एंड दैट मशीन लैंग्वेज इज़ 1 and 0। तो इसको परफॉर्म करने के लिए, इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बुलियन अलजेब्रा। तो ट्रू को हम बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, दैट मीन्स हाई वोल्ट, एंड फॉल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से, दैट मीन्स लो वोल्ट। तो लॉजिकल ऑपरेशन जो भी हम परफॉर्म करते हैं वो सारे के सारे हम बुलियन अलजेब्रा के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से थे हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने प्रोजेक्शंस पढ़ा था कि एंड और नॉट होता है आपका, जिसको डिसजंक्शन और को हम डिसजंक्शन कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, निगेशन कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ये हमारे ऑपरेशंस होते हैं दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन द बुलियन अलजेब्रा। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रुथ टेबल की। ट्रुथ टेबल बेसिकली वो टेबल होता है जो कंटेन करता है ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ बुलियन स्टेटमेंट्स। जो भी हमारी लॉजिकल वेरिएबल्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं, उसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं या कितने पॉसिबल वैल्यूज़ हमारी बन सकती हैं, उसको हम किसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं? वी कैन एक्सप्लेन इन द ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल को के अंदर कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? तो ये बनते हैं आपके 2 की पावर n। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। अगर हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे ट्रुथ टेबल के अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज़ 8। अगर 16 है तो हमारा बनेगा 2 की पावर अगर 4, और फॉर एग्जांपल अगर वेरिएबल हमारे पास 4 है तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 2 की पावर 16 बनेगा। सॉरी 2 की पावर 4 बनेगा, दैट मीन्स वो कितने बनेगा आपका? 16 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला। नेक्स्ट, उसके बाद ये ट्रुथ टेबल है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें एक्स वाई प्लस जेड, तो हम क्या करेंगे? ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं, डेसिमल वैल्यूज़ हैं हमारी। डेसिमल वैल्यू 0 to कितनी जाएगी आपकी 7 तक। एक्स की वैल्यू, वाई एंड जेड, इनका कॉम्बिनेशन अगर हम लिखें तो पहले 0 होगा, फिर 1, फिर 2, फिर ये आपका क्या होता है? रिप्रेजेंट करता है 3, दैट रिप्रेजेंट 4, 5, 6 एंड 7। कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 की पावर 0, ये आई थिंक सबको पता होगा, 2 की पावर 0 होता है। नेक्स्ट 2 की पावर 1 होता है, 2 की पावर 2, इस तरीके से हमारा बाइनरी नंबर में कॉम्बिनेशन चलता है। तो 2 की पावर 0 इज़ ऑलवेज 1, 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 2 क्या होता है आपका? दैट इज़ 2 की पावर 1 2 था, 2 की पावर 2 4 था, इस तरीके से। तो इसका कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं। अब अगर हमें इसे सॉल्व करना होगा तो दैट मीन्स एक्स वाई, हमें एक्स वाई निकालना पड़ेगा, और उसके बाद प्लस उसके साथ क्या करना पड़ेगा? जेड। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और जो ये क्रिएट होकर आएगा दैट इज़ योर ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम यूज़ करते हैं, और जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं उतने ही हमारे उसकी पावर। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर वेरिएबल्स थे 1 2 3, तो 2 की पावर 3 दैट मीन्स हमारे पास कितने हो गए? 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक्स वाई जेड के 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं 0 to 7। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके अंदर एक टर्म यूज़ होती है दैट इज़ टॉटोलॉजीज एंड फॉल्सी। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर हम बुलियन ट्रुथ टेबल में से या हम आउटपुट देखते हैं बुलियन एक्सप्रेशन का और वो ऑलवेज ट्रू आता है, दैट मीन्स दैट इज़ अ टॉटोलॉजी। और अगर वो हमारा क्या आता है? ऑलवेज फॉल्स आएगा, दैट मीन्स दैट इज़ अ फॉल्सी। जैसे अगर हम इस पी को ले रहे हैं और हम इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कंजक्शन एंड डिजंक्शन ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर हमें ऑलवेज
ट्रू रिजल्ट मिलता है दैट मीन्स दैट इज़ कॉल्ड अ टॉटोलॉजी, और अगर हमें क्या मिलता है ऑलवेज फॉल्स रिजल्ट मिलता है दैट मीन्स ऑलवेज जीरो वैल्यू मिलती है दैट इज़ कॉल्ड योर फॉल्सी। तो ये टर्म्स है, पता होनी चाहिए। उसके बाद बुलियन अलजेब्रा हम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स में अप्लाई करते हैं सो दैट वी कैन परफॉर्म द बुलियन ऑपरेशन। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वी यूज़ लॉजिकल गेट्स। लॉजिकल गेट्स कौन कौन से हैं, दैट इज़ योर एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। एंड गेट जो होता है वो तब भी वर्क करेगा, ये गेट का सिंबल होता है, ये हमें पता होना चाहिए, एंड दैट ऑलवेज वर्क व्हेन बोथ द इनपुट्स आर ट्रू। मीन्स अगर हमारी दोनों की दोनों इनपुट्स जो हैं वो ट्रू होंगी देन वी गेट द आउटपुट एज अ हाई, और वी कैन से आउटपुट एज अ ट्रू वैल्यू, अदरवाइज वी गेट द फॉल्स वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर अगर दो इनपुट्स हैं और दोनों ही वैल्यू अगर फॉल्स है देन वी यू गेट द फॉल्स वैल्यू। अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है देन यू ऑल्सो गेट द फॉल्स वैल्यू, बट जब अगर हमारी दोनों ही वैल्यूज़ क्या होंगी, ट्रू होंगी, देन वी गेट द ट्रू वैल्यू। तो बेसिकली एंड ऑपरेटर क्या करता है, आपका इनपुट लेता है एंड दैट प्रोड्यूस ओनली वन आउटपुट, और वो आउटपुट हाई या कह सकते हो वो आउटपुट जो है वो ट्रू ओनली तभी होगी जब हमारी दोनों कंडीशंस क्या होंगी, आपकी ट्रू होंगी। तो ये बहुत बेसिक है कंप्यूटर के अंदर। ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस की जो तैयारी कर रहे हैं उन सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, एंड और नॉट गेट, इट इज़ अ बेसिक ऑफ एनी कंप्यूटर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं और गेट की। और गेट इज़ सिमिलर टू जैसे आप कह सकते हो एंड गेट की तरह ही वर्क करता है, बट इसके अंदर कंडीशंस अलग होती हैं। अगर हमारी दोनों वैल्यू फॉल्स होंगी उसी केस में हमें फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज अगर हमें एक भी वैल्यू हमारी पॉजिटिव होती है देन वी गेट द पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसका जो सिंबल होता है दिस इज़ द सिंबल ऑफ बेसिकली और गेट। तो हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, और इसमें हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं, मींस अगर हम ए लिख रहे हैं ए और बी दैट मीन्स और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा ए प्लस बी। ठीक है, उसमें हमारा क्या था, ए डॉट बी, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई बी कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट नॉट इज़ बेसिकली अ कॉम्प्लीमेंट, आप कह सकते हैं निगेशन, यानी इन्वर्टर, इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका काम क्या होता है, बेसिकली जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो उसे नेगेटिव में चेंज करेगा। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है दैट दे कैन चेंज इनटू द पॉजिटिव। वी कैन से कि अगर जीरो वैल्यू आ रही है तो वन में कन्वर्ट कर देगा उसे, और वन वैल्यू आ रही है तो हम उसे जीरो में कन्वर्ट करेंगे। तो दैट मीन्स दैट इज़ परफॉर्म द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, तो दैट इज़ कॉल्ड योर इन्वर्टर। आप इसको इन्वर्टर भी कह सकते हैं। और एक इनपुट आती है और एक ही इसके अंदर क्या आ रही है, आपकी आउटपुट आ रही है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा दो गेट्स और होते हैं दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ नॉर गेट और नैंड गेट। बेसिकली हमारे जितने भी गेट्स हमने पढ़े हैं एंड और नॉट, हमारा कोई भी सर्किट जो होता है वो इन दो सर्किट से, इन दो गेट से मिलकर बन सकता है। तो दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट, यानी आप कह सकते हो फुली फंक्शनली कंप्लीट जो भी हमारे जितने भी लॉजिकल सर्किट्स हैं वो हम नॉर और एंड गेट से बना सकते हैं। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल गेट। और इस पर क्वेश्चन आया है जब NTA नेट में 3 पेपर्स होते थे। जब हमारा अभी इसी टाइम से शुरू किया गया है कि आपका जो सेकंड पेपर है वो बेसिकली कंबाइन कर दिया है सेकंड एंड थर्ड पेपर को। तो जब पहले हम NTA नेट में बात करते तो जो सेकंड पेपर आता था उसमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि नॉर एंड नैंड गेट किस टाइप के गेट होते हैं, तो इट इज़ अ यूनिवर्सल गेट। तो अभी भी आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि कई बार मैं फिर आपको बोल रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत बेसिक स्टेटमेंट्स होती हैं, वो क्या करते हैं अब एक एक स्टेटमेंट नहीं देते, अब वो 4 या 5 स्टेटमेंट जो है एग्जामिनर 4 या 5 स्टेटमेंट देता है और आपको उनमें से फाइंड करना होता है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। तो कई बार ये चीज़ पूछी जाती है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो नॉर गेट इज़ अ यूनिवर्सल गेट विच इज़ फंक्शनली कंप्लीट इन नेचर एंड दैट इज़ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एनी बुलियन फंक्शन, मतलब कोई भी बुलियन फंक्शन जो है हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं एंड और नॉर गेट के थ्रू। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड योर यूनिवर्सल गेट। और नैंड गेट जो होता है वो फेल होता है कौन कौन से लॉ के ऊपर, इम्पीडेंट और एसोसिएटेड लॉ, बट इट सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव लॉ। अब लॉ क्या होते हैं हमारे, तो ये हमारे लॉज बेसिकली क्या होते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो जो हमारा नैंड गेट होता है बेसिकली वो फेल करता है इम्पीडेंट और एसोसिएटेड लॉ को और सेटिस्फाई करता है कॉम्यूटेटिव लॉ को। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या होती है आपकी, कि अगर हम 0 को 1 में एंड 1 को 0 में चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, दैट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी। तो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल एंड को और में चेंज करना आप कह सकते हो सिंबल में, और कह सकते हैं या और को एंड में चेंज करना, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इंटरचेंज एंड और ऑपरेटर रिप्लेसिंग 0 and 1 and 1 by
ज़ीरो। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखा एक्स प्लस वाई, एक्स डॉट वाई प्लस जेड कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले तो हमारे जो एंड है उसको और में चेंज करेंगे और ज़ीरो को वन में चेंज करेंगे। तो हमारे पास अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एग्ज़ाम्पल देखा जाए, तो अगर हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वन था, वाई वन था, ठीक है, और जेड हमारा क्या था, ज़ीरो था, तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ये क्या हो जाएगा, वन। एंड ठीक है, और जो हमारा ऑपरेटर्स थे, जो एंड और ऑपरेटर थे, जैसे हमारा ये वाला आपका एंड ऑपरेटर था तो ये और में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो और ऑपरेटर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो चेंज होता है आपका, दैट इज़ कॉल्ड योर प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। तो ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि कुछ लॉज हैं, कुछ थ्योरम्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नैंड जो हमारा यूनिवर्सल गेट है वो कॉम्पिटेटिव को तो फॉलो करता है, बट दैट डज नॉट फॉलो द इम्पिडेंस और एसोसिएटिव लॉ। तो ये हमें थोड़ी सी टर्म्स याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है, या कह सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, कि हमारा ज़ीरो कब होगा, तो ज़ीरो प्लस हमारा ये वाला कौन सा ऑपरेटर था, और ऑपरेटर। तो अगर हम और ऑपरेटर अप्लाई करते हैं देन वी गेट द ए, और ज़ीरो डॉट ए होगा तो देन वी गेट द ज़ीरो। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार हमारे पास बुलियन अलजेब्रा में एक्सप्रेशन आते हैं, देन यू हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक थ्योरम्स जो हमारी हैं उनके थ्रू। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ वन क्या कहती है, वन प्लस अगर हम ए करते हैं तो देन वी गेट द वन, एंड वन डॉट ए करेंगे देन वी गेट द ए, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्पिटेटिव लॉ, ऑलरेडी हम कॉम्पिटेटिव लॉ पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस मैंने आपको वीडियो करवाई थी, वहाँ पर हमने प्रोपोजिशंस के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो ये होता क्या है आपका कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। ग्रुप थ्योरी में भी आपको अगर याद होगा, मैंने ग्रुप थ्योरी में एक टॉपिक करवाया था कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देन उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है ना। तो उसी के अंदर हमने लास्ट में पढ़ा था कॉम्पिटेटिव लॉ भी पढ़ा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करना। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर भी पढ़ी हुई हैं। यही चीज़ यहाँ पर है कि अगर a प्लस बी दो आपके वेरिएबल्स हैं, तो अगर a प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो दैट इज़ इक्वल टू b प्लस ए, तो दैट इज़ योर कॉम्पिटेटिव लॉ। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपका, एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि a प्लस बी प्लस सी करोगे देन वी गेट सिमिलर a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये आपका कौन सा लॉ है, दैट इज़ योर एसोसिएटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, a ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी इज इक्वल टू ऑलवेज a b प्लस ए सी, ठीक है। तो ये आपके कुछ कॉम्पिटेटिव लॉज हैं, और एक ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ को आपको ध्यान रखना है किस तरीके से वर्क करता है। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में ये वाला लॉ मेनली हमारी जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो उसमें यूज़ होता है आपका कि a प्लस ए डैश बी, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी इज़ ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉ है आपका, कई बार यूज़ होता है। नेक्स्ट उसके बाद ये वाले इस लॉ के ऊपर आपका क्वेश्चन आ चुका है NTA नेट में, जब पेपर 2 होता था कि a प्लस ए इज़ इक्वल टू ए, ये किस लॉ को कहते हैं। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन थे एंड यू हैव टू सिलेक्ट द वन ऑप्शन। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार NTA में पूछा गया है, और अभी ये जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वो 5-6 आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे लॉ की, एंड देन यू हैव टू मैच कि कौन सा किसके साथ रिलेटेड है। तो आपको लॉज पता होने चाहिए, तभी आप उसको मैच कर सकते हो। नेक्स्ट a प्लस ए इज इक्वल टू ए, ये भी आपका आइडेंटिटी और इम्पिडेंस लॉ कहलाता है। नेक्स्ट एब्सॉर्प्शन लॉ कौन सा होता है आपका, दैट इज़ a प्लस ए बी इक्वल्स टू ए। ये हमारा कौन सा होता है आपका, दैट इज़ योर एब्सॉर्प्शन लॉ या रिडक्टेंस लॉ। ये आपका लॉ भी बहुत पूछा गया है, मुझे अच्छे से ध्यान है कि पेपर 2 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली पूछे गए हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू ए होता है आपका। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री लॉ होता है x प्लस एक्स या a प्लस ए डैश या a प्लस ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड a डॉट यानी a एंड और आप कह सकते हो एंड a कॉम्प्लीमेंट होगा दैट मीन्स इट्स ऑलवेज इक्वल टू 0। इसके बाद ये वाला लॉ भी मुझे अच्छे से ध्यान है, पूछा गया है आपका x का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू x। इसके अलावा हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ होता है, दैट इज़ x प्लस वाई का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं दैट मीन्स x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट। तो ये कुछ लॉज हैं, आपको अच्छे से पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। प्लीज़ इसे रिवाइज कर लें सो दैट इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। हम बुलियन एक्सप्रेशन को 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट का यूज़ करें या प्रोडक्ट ऑफ सम का यूज़ करें, जिसको हम SOP कहते हैं या POS कहते हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है आपका कि आप
प्रोडक्ट का सम कर रहे हो, दैट मीन्स आपने ए प्लस ए बी और ए सी वेरिएबल्स जो आपके हैं, दैट इज़ आपने पहले इनका क्या किया, प्रोडक्ट किया, एंड देन इसका क्या किया, आपने सम किया है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर एंड ऑपरेटर होता है, प्लस का मतलब यहाँ पर आपका और ऑपरेटर होता है। तो पी ओ एस, सिमिलरली पी ओ एस का मतलब क्या होगा आपका, पहले आप सम करेंगे एंड देन यू कैन परफॉर्म द प्रोडक्ट ऑपरेशन। तो ये हमारे दो टर्म्स हैं जिसको हम कहते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ही टर्म्स अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दे आर नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है आपका, जिसको हम क्लॉनिकल फॉर्म भी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है आपका कि कोई भी आपकी जो भी स्टेटमेंट्स आपको या बुलियन एक्सप्रेशन जो भी आपको दे रखा है, अगर उसके अंदर सारे के सारे लिटरल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज़ यूर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉनिकल फॉर्म। बट अगर वो नहीं है, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो अबव कंडीशन सेटिस्फाई मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ होंगी, दैट मीन्स दैट इज़ इन द कॉनिकल फॉर्म। कैसे, यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, अगर मैंने लिखा है ए प्लस बी, ए बी प्लस ए सी, तो दैट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो ए बी के अंदर सी मिसिंग है इसके अंदर, और ए सी के अंदर बी मिसिंग है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट इन द स्टैंडर्ड और कॉनिकल फॉर्म, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हमें इसे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना होता, हमें ये फॉर्मूला पता है कि ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है हमारा। तो अगर हम बात करें ए बी, तो ए बी के साथ ऑलरेडी अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट ए बी, तो हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, जो मिसिंग टर्म है। तो ए बी, हमने यहाँ पर कौन सी टर्म मिसिंग थी, सी, तो हमने लिख दिया सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली ए सी था, तो यहाँ पर बी मिसिंग था, तो हमने क्या लिख दिया, बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ क्या कहता है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके हमारी ये वैल्यू आएगी, एंड देन उसके बाद जो हमारी रिपीटेड टर्म्स होती हैं उनको हम एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर रिपीटेड टर्म ए बी सी थे, उसको एक बार लिखेंगे, एंड नाउ दिस जो बुलियन एक्सप्रेशन बन के आया है, दैट इज़ इन द कॉनिकल फॉर्म, और वी कैन से इट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर हर इंडिविजुअल जो हमारे जो स्टेटमेंट जो हमारी वो बनी हुई है, बुलियन एक्सप्रेशंस बने हुए हैं, उनके अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं, तो दैट इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और कॉनिकल फॉर्म। सिमिलरली अगर हमें फाइंड करना होता है प्रोडक्ट ऑफ सम का, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो ये हमारा यहाँ इन्होंने थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ सम का अगर हमें निकालना हो तो सिमिलरली वही तरीका आपको कि हम इसके साथ सी डॉट सी डैश कर देंगे और इसके साथ बी डॉट बी डैश कर देंगे, एंड देन वी कैन सॉल्व इट एंड वी कैन रिमूव द डुप्लीकेट वैल्यू। तो आप इसको ट्राई करके देखना कोई, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट, कॉनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन आपका क्या होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके अंदर जो हमारे इंडिविजुअल टर्म्स होती हैं, हर इंडिविजुअल टर्म्स को हम मिन टर्म्स और मैक्स टर्म कहते हैं। मिन टर्म्स कौन सी होती हैं आपकी, बेसिकली वो टर्म्स जो एसओपी का पार्ट होती हैं, वो क्या कहलाएंगी आपकी, दैट इज़ कॉल्ड योर मिन टर्म्स, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पीओएस की बात करें, तो पीओएस के अंदर जो भी क्लॉनिकल या स्टैंडर्ड जो हमारा बन के आया है प्रोडक्ट ऑफ सम, उसके अंदर जो होगा दैट इज़ योर मैक्स टर्म। तो ये हमारे क्या होते हैं, दैट इज़ योर मिन टर्म एंड मैक्स टर्म, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेनली क्वेश्चन जो है वो ये नहीं लिखा होगा आपको कि आपको सम ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है या फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ऑफ सम दे रखा है, आपको सीधा मिन टर्म एंड मैक्स टर्म की फॉर्म में क्वेश्चन दे देते हैं। तो मिन टर्म हम बेसिकली एसओपी में बात करते हैं हर इंडिविजुअल टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एक फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट क्या बना रही है आपकी, अगर ये एसओपी बना रही है दैट मीन्स ये क्या है, मिन टर्म है, ठीक है ना, एसओपी बना रही है तो दैट मीन्स दैट इज़ अ मिन टर्म। और अगर ये क्या बना रही है, पीओएस बना रही है, तो दैट मीन्स देयर दैट इज़ योर मैक्स टर्म। तो जैसे अगर 0 0 था तो 0 होता है, 0 0 0 1 1 होता है, 1 0 2 होता है, 1 1 3 होता है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, जब भी हम मिन टर्म की बात करेंगे, मिन टर्म में हमेशा हम किसको कंसीडर करेंगे, 1 को, और अगर हम मैक्स टर्म की बात करें तो हम किसको कंसीडर करते हैं, 0 को। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे पास 0 0 0 है, तो 0 0 को हम कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे हम क्योंकि मिन टर्म की बात करें तो ये 0 है और ये क्या है, 1 है, तो 0 को हम क्या करेंगे, x कॉम्प्लीमेंट कर देंगे एंड देन y, ठीक है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x y। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 0 को कंसीडर करते हैं, तो जो हमारी 1 वैल्यू होगी हम उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो 1 वैल्यू कैसे, जैसे अगर हमारे पास 0 0 है तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, बट अगर हमारे पास 0 1 है दैट मीन्स वी कैन राइट x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है। अगर 1 0 है दैट मीन्स एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई। तो इस तरीके से हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं और ये हमारा होता है मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म। मिन टर्म हम एसओपी की बात करते हैं और मैक्स टर्म हम पीओएस की बात करते हैं। ये हमारे 2 वेरिएबल्स के लिए थे, यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स के लिए डिफाइन करते हैं। अगर 0 0 0 है दैट मीन्स मिन टर्म है आपका, मिन टर्म को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्स टर्म्स को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से लिखने का तरीका होता है आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 0 0 है तो 0 का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि मिन टर्म 1 को कंसीडर करता है, मैक्स टर्म 0 को कंसीडर करता है। तो अगर 0 0 0 है दैट मीन्स एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारे पास सिंपल 0 0 0 अगर हम मैक्स टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है, अगर हमें ये इस तरीके से एक फॉर एग्जांपल ट्रुथ वैल्यू दे रखी है, ट्रुथ टेबल दे रखा है एंड यू हैव टू सिलेक्ट फाइंड कि इसका जो है वो बुलियन एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसका बुलियन फंक्शन क्या बनेगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, अगर आप किसको फाइंड कर रहे हो, मिन टर्म को फाइंड कर रहे हो, तो आप जो 1 वैल्यू उसे कंसिडर करेंगे। तो हम देखेंगे 1 कहाँ पर है हमारे पास, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर। तो हम इनकी टर्म्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 1 को तो हम सिंपल लिख लेते हैं, जहाँ पर भी हमें 0 मिलता है उसका हम कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, x का कॉम्प्लीमेंट, y का कॉम्प्लीमेंट प्लस z। तो ये हमारी पहली टर्म बन गई m1, ठीक है। ये हमारा अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या होगा, x y एंड z कॉम्प्लीमेंट, और इसको करेंगे तो x y z। और अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो हमारा फंक्शन बनकर आएगा वो क्या बनेगा, m1 प्लस m6 प्लस m7 दैट इज़ 167। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हम मिन टर्म की बात करेंगे तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, और मैक्स टर्म की बात करेंगे तो आपके पास सिग्मा का सिंबल होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चंस आपको ट्राई करके देखना। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, सो दैट मैं इसको और डिटेल में लेकर आऊँगी। क्योंकि मैं अभी आपको जिस तरीके से करवा रही हूँ उसमें मैं आपको कोशिश ये कर रही हूँ कि मैं जल्दी से कवर करवा पाऊँ। अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी भी एक टॉपिक के अंदर आपको लग रहा है कि आपको उसको और डिटेल में समझना है, या आपको उस टॉपिक को नहीं समझ आया जो मैंने जल्दी से रिवाइज़ कराया, तो आप मुझे वो ज़रूर बताएं, सो दैट मैं उसकी डिटेल वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास के मैप आता है। के मैप बेसिकली क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, जो भी हमारी बुलियन फंक्शंस हैं उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, के मैप का यूज़ करते हैं। तो के मैप के थ्रू हम मिनिमम एक्सप्रेशन फाइंड कर पाते हैं, चाहे वो पीओएस में हो चाहे वो एसओपी में हो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा के मैप होता है, ये हमारा फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल्स के लिए, ये 4 वेरिएबल्स के लिए, सिमिलरली हमारे पास 1 वेरिएबल के लिए भी होता है, और आपके पास 3 वेरिएबल्स के लिए भी होता है। बट मेनली हम अगर बात करें तो के मैप को हम 2 और 4 वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारी टर्म होती है। इसमें हमारे पास ये 0 1 होता है। इसको हम लिखते किस तरीके से, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको लिखने का तरीका होता है 1 सॉरी यहाँ पर होगा 0, ये भी 0 होगा आपका, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1, ठीक है, 2 3, इस तरीके से 0 1, यहाँ पर 2 होता है आपका एंड दैट इज़ 3। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होता है 4 5, ठीक है, 6 यहाँ लेते हैं एंड देन 7। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं 8 9, ठीक है, 10 11, ओके करेक्ट। फिर यहाँ पर हम लेंगे 12 13 एंड 14 15, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हमारा जो होता है वो टर्म्स यूज़ होती हैं आपकी के मैप के अंदर, जो हम यूज़ करते हैं फॉर 4 वेरिएबल्स। तो ये ध्यान रखना आपको। जैसे हमें पास एक ट्रुथ टेबल दे रखा है, ट्रुथ टेबल हमारा ये है कि हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब आपको करना क्या है, ट्रुथ टेबल के अंदर से हमें के मैप में इसकी वैल्यू निकाल के मिनिमम एक्सप्रेशन अगर फाइंड करना होता है तो हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो हम फर्स्टली मान के चलते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है 0 0 1 है, 0 1 1 है। अगर हम इसको एसओपी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि ये हमारा कब है 1, जब हमारी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, देन उस केस में हमें क्या मिल रहा है, वी गेट 1। अगर हमारी वैल्यू 1 होगी तो हमें 1 मिल रहा है, अदरवाइज़ हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमें कब मिल रहा है, जब हमारी वैल्यू 2 होगी, ठीक है। तो अगर हम के मैप बनाएं तो इस तरीके से बन रहा है जैसे यहाँ पर बन रखा है। तो मैंने आपको बताया था ये वाली वैल्यू 0 होती है, दैट इज़ योर 1, ठीक है, 2
एंड 3, ठीक है, 2 और 3, ये 3 आएगा, ठीक है। तो हमारा ये यहाँ इसको छोड़ के और सारी वैल्यूज़ में हमारा क्या दे रखा है, दैट इज़ योर 0 1 1 1, हमें ये फाइंड करना है। तो हम इसको फाइंड करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनकर आएगा, दिस वन इज़ द एक्सप्रेशन। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक बार आप ट्राई करके देखना, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछना। नेक्स्ट हम बात करें के मैप 2 वेरिएबल्स की, ठीक है। तो अगर 2 वेरिएबल्स के लिए फाइंड करना है, आई थिंक यहाँ पर भी हमने ए कॉम्प्लीमेंट्स एंड बी कॉम्प्लीमेंट 0 1 2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर के मैप की हमने बात की है। के मैप में अगर हम बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स की, जैसे हमने पीछे किया था, यहाँ पर सिर्फ इन्होंने 0 और 1 को डिफ़ाइन कर दिया था, यहाँ पर हमने लिया, तो हम इसको पेयर करेंगे। पेयर करने के बाद अभी हमने सिर्फ वैल्यू पुट की थी, पेयर करेंगे तो ये वाली 2 वैल्यूज़ कंबाइन हो गई एक साथ, ये 2 वैल्यूज़ आपस में कंबाइन हो गई। तो जब हम कंबाइन करते हैं तो हम किस तरीके से लेते हैं, हमें जो हमारी दोनों के अंदर जो हमारी कॉमन वैल्यू हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर ले रहे हैं तो b से b कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या मिलेगा, a मिलेगा। अगर हम यहाँ से बात करें a से एक b की वैल्यू मिलेगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, b मिलेगा। तो अगर हम b को एलिमिनेट कर देते हैं देन वी गेट द a। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं हमारा के मैप को। तो ये ध्यान रखना हमको, एडजेसेंट वन कैन बी पेयर ऑफ। हम पेयरिंग कैसे करते हैं, वी हैव टू परफॉर्म द पेयरिंग ऑपरेशन। किस तरीके से हमारे जो 1 1 होते हैं हम उनको पेयर करते जाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास अगर हम इस टर्म की बात करें तो ये हमारी टर्म बनेगी क्या, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी टर्म होगी 0 1 0, ठीक है। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2, ठीक है। नेक्स्ट बनेगी हमारी टर्म 1 0 0, दैट मीन्स ये कितनी हो गई आपकी 4, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स का इन्होंने बना दिया है। तो मैंने आपको बताया था ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है और ये 3 होता है, फिर ये 4 होता है, 5, फिर ये 6 होगा और ये 7। तो हमें पता है कि हमें कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, 2 दे रखी है, 4 दे रखी है और ये लास्ट में क्या दे रखी है, 6 दे रखी है, ठीक है। तो हमें इनको 1 1 लिखना है, तो 2 को 1 लिख दिया, 4 को 1 लिख दिया एंड 6 को 1 लिख दिया, करेक्ट। अब हम इसे क्या करेंगे, इसको हम कंबाइन करेंगे। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि आप ग्रुप बनाएंगे, तो एक ग्रुप आप इसका बना लेंगे, ठीक है। और किसका बनाएंगे, एक आप इसका बना सकते हैं, ये कॉर्नर्स का भी बनता है हमारा ग्रुप, तो कॉर्नर्स का बनाएंगे। जब हम ग्रुप बनाएंगे तो ये 0 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ कौन सी टर्म बचेगी, ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है। ये टर्म क्या थी आपकी, b और c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। प्लस अगर हम इस टर्म को और इस टर्म को लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 0 1 दे रखा है, दैट इज़ b और c दे रखा है हमारा, ठीक है। और क्या दे रखा है, b c कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर क्या है आपका a कॉम्प्लीमेंट। तो आप इस तरीके से फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, ये देखो एक ग्रुप ये वाला बन रहा है आपका, ठीक है। एक ग्रुप हमारा ये वाला बन रहा है और एक ग्रुप हमारा ये वाला बन रहा है, करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम इस ग्रुप को, एक ग्रुप को लेते हैं तो ये तो बी सी कॉम्प्लीमेंट हो गया, एज ए इज़ एलिमिनेटेड, क्योंकि ये 0 है ये 1 है तो ए तो कैंसिल हो जाएगा इस केस में जब हम ये वाली ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, करेक्ट। अगर हम इस वाले ग्रुपिंग की बात करें देन उस केस में क्या होगा, आपका ए आपका क्या था, ए हो गया, यहाँ से हमें ए मिल गया, और यहाँ से हमारे पास क्या था, बी, हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ से अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सी कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आप सी कॉम्प्लीमेंट को चाहे बाहर ले लो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, ए प्लस बी, ठीक है। तो ये आपका कैसे भी आप डिफ़ाइन कर सकते हो। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें किस तरीके से डिफ़ाइन करना है, क्योंकि हमारी यहाँ से 0 कट गया, बी कट जाएगा तो हमारे पास सी ही बचेगा, सी कॉम्प्लीमेंट और ए बचेगा। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है टू सॉल्व द के मैप। और इसको डिटेल में भी हम कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि इसमें डिटेल में करना है तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आप मुझे बता सकते हैं, सो दैट हम इसको डिटेल में भी कर लेंगे। इसके बाद 4 एक्सप्रेशन के लिए दे रखा है। जैसे आपके पास 4 एक्सप्रेशंस दे रखे हैं तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी। तो इसकी वैल्यू कब होगी, जब 0 0 0 होगा आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, 1 1 1 होगा, 0 1 0 होगा आपका, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट है वहाँ पर SOP के अंदर हम क्या लेते हैं, 0। तो अगर हम यहाँ ले तो ये 1 1 1 हो गया, दैट मीन्स ये 7 हो गया आपका,
ठीक है। ये वाली वैल्यू की अगर बात करें तो 0 1 0 हो गया, दैट मीन्स ये 2 हो गया आपका, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 0 1 1, दैट मीन्स आपका क्या हो गया 3 हो गया। ये अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 6 हो गया आपका। तो ये इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएंगी। अब आपको क्या करना है, के मैप बनाना है, तो ए बी सी आपको के मैप डिफाइन करना है। इस के मैप के ऊपर आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आप ग्रुपिंग कितनी की करोगे, इस समय 4 की ग्रुपिंग हो रही है। 4 की ग्रुपिंग होगी तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से 0 1 ये वाला कैंसिल हो गया, सी वाला, तो सिर्फ आंसर में क्या बचेगा आपका बी। अगर आप इसको वैसे भी सॉल्व करके देखेंगे देन यू गेट द बी, और अगर के मैप से सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इजीली बी मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ये 4 वेरिएबल्स की बात हो रही है, यहाँ पर हमने 4 का ग्रुप बनाया था। 4 वेरिएबल्स होते हैं तो उनका भी सेम वही होता है, 0 1, यहाँ पर 2 3, मैंने अभी आपको बताया ये आपकी नंबरिंग होती है, आपको इस तरीके से असाइन करनी होती है। फिर 4 5, ठीक है, 6 एंड 7, करेक्ट। फिर यहाँ पर 8 9 10 11, सॉरी यहाँ पर 8 नहीं होता, 8 9 नीचे होता है, 8 9, देन उसके बाद 10 11, ठीक है। यहाँ पर आपका 12 होता है, यहाँ पर 13 होता है, एंड देन 14 यहाँ पर होता है आपका, 15 यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से लेते हैं। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा जब भी आप के मैप की बात करेंगे, यहाँ पर हमेशा 0 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका 0 1 होगा, यानी ये हमारा 0 होगा, ये 1 होगा, लेकिन 2 यहाँ नहीं होता, 2 यहाँ होता है, और यहाँ हमेशा क्या होगा आपका 3 होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, चाहे हम ऐसे लिखें चाहे वैसे लिखें, किसी भी तरीके से लिखें, ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी नंबरिंग इसी तरीके से असाइन होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जैसे आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अब आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, के मैप के थ्रू को सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको फाइंड करना पड़ेगा, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं इसका आंसर किस तरीके से निकलेगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे इसका आंसर बताएं, चाहे आप के मैप से सॉल्व करके देखें, चाहे आप इसको डायरेक्टली बूलियन एक्सप्रेशन से। ये NTA नेट का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है। इसके बाद NTA नेट में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न पूछा जाता है। तो एडिशन में आपको पता है 0 0 प्लस करते हैं तो 0 आता है, 1 0 1 होता है आपका, 0 1 1 होता है, एंड 1 1 क्या होगा 0 कैरी 1। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में 0 0 0 होता है, 1 माइनस 0 0 होता है, लेकिन अगर 0 माइनस 1 है तो हम कैरी करते हैं सामने वाले से, एंड देन वी कैन परफॉर्म द, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन होता है आपका, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0 ऑलवेज, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 ही 1 मिलेगा, अदरवाइज सारी वैल्यू 0। और सिमिलरली हमारे पास डिवीज़न होता है आपका, कि अगर आप डिवाइड करोगे 1 डिवाइडेड बाई 0 तो नॉट डिफाइन, अदरवाइज 0 1। तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं, आपको ध्यान रखनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न की। इसके बाद अगर आपको कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है तो ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट, टूज़ कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका क्या होता है, ये इसके अंदर हमारे पास हमें पता है कि टूज़ कॉम्प्लीमेंट में हमें क्या करना होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, एंड देन वी कैन प्लस 1। तो किस तरीके से करेंगे, जैसे अगर ये नंबर है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका जो भी हमारी टर्म्स हैं उसको हम क्या करते हैं, 0 को 1 एंड 1 को 2 कर 0 कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पर 0 था तो इसको 1 किया, 1 को 0 किया, फिर 0 1, इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, एंड प्लस 1 करके जो आंसर आएगा दैट इज़ द टूज़ कॉम्प्लीमेंट। टूज़ कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया है, इट्स इम्पॉर्टेंट। टूज़ कॉम्प्लीमेंट हम यूज़ क्यों करते हैं, सो दैट हमारा होता क्या था कि हमें ये प्रॉब्लम थी कि हम अगर सब्ट्रैक्शन करते थे तो उसके लिए हमें अलग सर्किट यूज़ करना पड़ता था, या एडिशन के लिए अलग सर्किट यूज़ करना पड़ता था। बट हमें ऐसा कोई एक सर्किट डिज़ाइन करना चाहते थे कि जिसके अंदर हमें क्या करना पड़े, हम प्लस में ही कुछ इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करें कि वो नेगेटिव हो जाए या माइनस हो जाए। तो उस केस में हम टूज़ कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। टूज़ कॉम्प्लीमेंट ऑलवेज क्रिएट द नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इसके बाद कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि आपको सम करना है 2 हेक्साडेसिमल्स नंबर का, तो किस तरीके से आप हेक्साडेसिमल नंबर्स का सम करेंगे। तो हेक्साडेसिमल नंबर सबको पता है 0 to 15 होते हैं आपके, और जो 0 to 9 सिमिलर रहते हैं, बट 10 के बाद हमारा ABCD इस तरीके से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हमें इन दोनों नंबर्स का सम करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर क्या कहता है आपका कि 16 उसका बेस कहलाता है। तो अगर हमारे पास D और A है तो D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट 13, ठीक है। A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10। तो
तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो दैट मीन्स 23 आया, बट 23 को हम नहीं लिख सकते हेक्साडेसिमल के अंदर, क्योंकि हेक्साडेसिमल में तो 15 तक वैल्यूज़ होती हैं आपकी। तो हम क्या करेंगे, इट कैन बी डिवाइडेड बाय 23 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 16 से। तो जो हमारा रिमाइंडर बचता है हम उसको यहाँ पर ले लेंगे और 1 को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यानी इसका कहने का मतलब क्या है आपका, कि अगर हमारा 23 दे रखा है दैट मीन्स हम उसको 16 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के जो रिमाइंडर होगा उसको हम यहाँ लिख लेंगे, और जो ये 1 है ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर हम इसको ऐड करेंगे तो ए कितना था, 10 + 3, ठीक है, 3 + 1 दैट मीन्स ई, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो गया आपका वी। तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी आप हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं या अगर ऑक्टल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चन ना ऑक्टल नंबर को ऐड करने के लिए आ जाता है, ठीक है। ऑक्टल नंबर में हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये दे दूँ 6 और 4, अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये ऑक्टल में है, दिस इज़ इन द ऑक्टल फॉर्म, और आप इसको ऐड करो, तो आप कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 9 ले आती हूँ और यहाँ पर 8 ये लेकर आती हूँ तो ये करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है आपका, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर आपके पास जो वैल्यूज़, सॉरी ऑक्टल के अंदर जो आपकी वैल्यू होती है वो 0 to 7 होती है। आप 8 और 9 उसके अंदर नहीं लिख सकते। 8 और 9 आपका किसके अंदर होता है, डेसिमल में। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, जो हमारी इसकी वैल्यू होती है 8 से। तो यहाँ पर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो 1 5 होगा तो कितना हो जाएगा 9, फिर से आपका क्या आएगा 1 एंड 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके से कुछ लिखोगे तो वो आपका ऑक्टल के अंदर आएगा। तो ये हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होते हैं जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, और इस पे क्वेश्चन आता है, और कई बार बच्चे जो है वो लास्ट मोमेंट पे सॉल्व नहीं कर पाते। इवन ये अगर मैं आपको बात करूँ तो ये हमारा जो पेपर 1 है उसमें भी कई बार इससे रिलेटेड कंप्यूटर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है वो इंटरनेट में पूछा भी गया है आपका, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी, किसी को कोई डाउट होता है या कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, सो दैट मुझे पता चलेगा कि मुझे और किस तरीके से कौन सी वीडियोज़ लेकर आनी है, सो दैट मैं आपको और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर योर वैल्यूबल टाइम।